अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर से आज एक और लेक्चर के साथ, इससे पहले हम लोगों ने बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर दो ही रियाज होते हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रिएक्शंस थे या जो पिगमेंट्स थे या जो लाइट था, हम लोगों ने इसके ऊपर जो मैंने लेक्चर अपलोड किए थे, इसके अंदर हम लोगों ने पिगमेंट्स का लेक्चर पढ़ा था, उसके बाद लाइट रिएक्शन था, उसके बाद डार्क रिएक्शन हुआ। सो वो फोटोसिंथेसिस का एरिया था। उसी चैप्टर का एक और एरिया वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी। रिस्पायरेशन के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं। जब खुराक टूटता है तो उसके अंदर जो रिस्पायरेशन से जो पहला टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। सो लेट्स सी, हम रिस्पायरेशन पाथवे का जो पहला टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए मतलब इंडिकेट के हवाले से कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे और इस पाथवे पर भी बात करेंगे कि ये पाथवे है क्या, कहाँ पर हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली द फर्स्ट पाथवे है जहाँ पर रिस्पायरेशन होता है, खुराक टूटता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस है क्या? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू टू पायरुवेट्स। सिंपल अल्फाज में ग्लाइकोलाइसिस वो रिएक्शन है जिसमें हम ग्लूकोज को दो पायरुवेट में तोड़ लेते हैं, बस दिस द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद डिस्कवर्ड बाय द ईएमपी, इसको ईएमपी भी कहते हैं, एमडेन, मैरोप एंड परनास पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये तीन साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। दैट वाज द इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इसने इसको डिस्कवर किया था, एमडेन, मैरोप एंड परनास ने। उसके बाद अकरेंस ये कहां पर होता है? साइटोसोल में। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है जिससे हम ग्लूकोज को तोड़ देते हैं दो पायरुवेट में, ये कहां पर हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। सेल के किस पार्ट में हो रहा है? ये साइटोसोल के अंदर। सो द ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोसोल। साइटोसोल बेसिकली सेल का सॉल्युबल पार्ट है और ये अप टू 90% ऑफ द वाटर है, और इसको हम लिविंग पार्ट भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द ग्लाइकोलाइसिस आकर इन द, ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जल क्रिया में होगा, या क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ सकता है, या साइटोसोल के अंदर होगा। सो इट आकर इन द साइटोसोल, दैट इज द प्योर सोल्युबल पार्ट विदाउट ऑर्गेनेलिज। साइटोसोल क्या है? ऑर्गेनेलिज ना हो। ऑर्गेनेलिज के अलावा सेल के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को कहते हैं साइटोसोल, और ये सेल का सोल्युबल पार्ट होता है, इसके अंदर 90% वाटर होता है। So the glycolysis occur in the cytosol of the cell. इंफॉर्मेशन इसके बारे में द ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे कहते हैं। इसका मतलब है जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। अगर इस पर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रिस्पायरेशन में तो बहुत सारे पाथवे होते हैं, रिस्पायरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑक्सीडेशन है, पायरुवेट है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, केमियोऑस्मोसिस है। सो इसमें आ जाए कि किसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे किसको कहते हैं, या वो प्रोसेस या वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी होगा, या वो प्रोसेस जो एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान दोनों में हो रहा है, वो कौन सा प्रोसेस है? वो है ग्लाइकोलाइसिस। चाहे एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, उससे पहले जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। वो दोनों के लिए हो रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे भी कहते हैं। इसको फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे भी कहते हैं। फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होगा कि जब ग्लूकोज टूटता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलाइसिस। इट इज अकर विदाउट द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बगैर होता है। ग्लाइकोलाइसिस का ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो। ये होता है इंफॉर्मेशन। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम ग्लूकोज तोड़ देते हैं दो पायरुवेट में, इसको पायरुविक एसिड भी कहते हैं। एंड एज यू नो इन केमिस्ट्री कि ATE जिस लफ्ज के साथ आता है वो एसिड होता है। सो ये पायरुवेट भी है, इसको हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज द पायरुविक एसिड और पायरुवेट। ग्लूकोज दो पायरुवेट में टूटता है। जब दो पायरुवेट में टूटता है, अगर ऑक्सीजन हुआ तो ये जो पायरुवेट है, ऑक्सीजन ना हुआ, अगर ये ग्लूकोज दो पायरुवेट में टूटता है, अगर ऑक्सीजन ना हुआ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ना हुआ, सो ये पायरुवेट टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। द पायरुवेट इज फर्दर कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड।
सो ग्लूकोज दो पायरुवेट में टूटा। अगर ऑक्सीजन ना हुआ द पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। इस पर बाद में लेक्चर दूंगा कि पायरुवेट को जब हम रिड्यूस करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये किसके अंदर, ये बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल के अंदर, और दूसरा एनिमल्स मसल्स में, बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। अगर बैक्टीरिया और एनिमल्स मसल सेल के अंदर ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, ऑक्सीजन ना हुआ, सो दिस पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। और इसी की वजह से हमारा मसल्स फटीग भी होता है, मसल तक भी ज्यादा, क्योंकि ये एक एसिड है। सो अगर ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, ऑक्सीजन ना हुआ, द सेम पायरुवेट समटाइम कन्वर्ट इनटू द एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पर एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कब कन्वर्ट होता है, कि जब हमारे पास पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस में होगा, इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर एज वेल एज, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर नहीं, सॉरी फंजाई एंड प्लांट्स। ये किस में होगा, फंजाई एंड प्लांट्स। फंजाई और प्लांट सेल अगर ऑक्सीजन ना हुआ, एनारोबिक रिस्पायरेशन करे तो पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस पर नेक्स्ट लेक्चर दूंगा कि यार जब पायरुवेट बनता है, ऑक्सीजन ना हुआ, तो ये लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, एथाइल अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे टूटता है। अगर ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, अगर ऑक्सीजन हुआ, एनफ ऑक्सीजन हुआ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ, सो ये पायरुवेट फिर आखिर में क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा, और फाइनली दिस कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये याद रखो, हाइड्रोजन एज वेल एज रिलीज द इलेक्ट्रॉन। याद रखें, ये प्रोडक्ट आ सकता है हमारे पास। आपसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हुआ, या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, या इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा लेकिन ऑक्सीजन हुआ, सो इट विल बी ब्रोकन डाउन, फर्दर टूट जाएगा किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में। जे स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, इस पर लेक्चर दूंगा। इसको कहते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन, इसको कहते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन, क्योंकि यहां पर पायरुवेट कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, लेकिन यहां पर जो पायरुवेट है वो या तो लैक्टिक एसिड में, या एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ये कंप्लीट टूटता नहीं है। इस वजह से इसको कहते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। इस पर मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, लेकिन आज के लेक्चर का हमारा मेन मकसद ये है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। हमने सिर्फ यहां से पढ़ना है ग्लूकोज से पायरुवेट तक, से ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट। हमने ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। अब आरबीसी की बात करें, हमारे पास आरबीसी सेल में या लेंस सेल में, आंख के अंदर जो मौजूद है, द ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। क्योंकि इन सेल्स के अंदर क्या चीज नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इस सेल के बारे में अगर पूछ ले कि आरबीसी के अंदर रेस्पिरेटरी पाथवे का कौन सा प्रोसेस होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद एसिटाइल कोए, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, केमियो ऑस्मोसिस, आरबीसी में कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इस वजह से आरबीसी के अंदर जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का होता है। उसको या आरबीसी को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, आरबीसी की जो एनर्जी सोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस, उसके आगे प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ये पायरुवेट आगे जा करके एसिटाइल कोए में नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है। अब जब हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, हमारे पास कितने इसके अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट की बात करें, जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5.2% एनर्जी मिलती है। इस पर भी आपसे क्वेश्चन आता है कि यार जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब है सिर्फ पायरुवेट तक, वो पायरुवेट आगे टूटे या ना टूटे वो अलग चीज है, लेकिन अगर ग्लाइकोलाइसिस से दो पायरुवेट बनते हैं तो इस दौरान हमें कितनी एनर्जी मिलती है। फिर उसके बाद पायरुवेट जब आगे टूटता है एसिटाइल में, क्रेब्स साइकिल में, तब कितनी एनर्जी मिलती है। बाकी एनर्जी बाकी प्रोसेस से मिलती है, जिसके अंदर क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, केमियो ऑस्मोसिस है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस से हमें 5.2% एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी के अंदर जो एनर्जी मिलती है वो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है, दैट इज द 5.2% ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके बाद पायरुवेट आगे प्रोसेस नहीं होगा। सो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से हमें 5.2% एनर्जी मिलती है किसी ग्लूकोज के टूटने से। इसमें हमें टोटल 4 एटीपी मिलती है, इनमें से हम 2 को कंज्यूम करते हैं
और 2 हमें नेट बचत होती है। सो मतलब ये होगा कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस करें 4 एटीपी बनती है, उनमें से 2 इस्तेमाल होते हैं, 2 हमारी बचत है, तो इसका टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितना आता है, नेट जो प्रोडक्ट हमें बचता है वो कितना होता है। जब ग्लाइकोलाइसिस होता है 2 पायरुवेट, 2 एटीपी, 2 NADH और 2 ये 2 पायरुवेट हो गए बराबर, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। सो जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है हमें 2 पायरुवेट, 2 एटीपी, 2 NADH और 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब डे स्टूडेंट्स आते हैं कि ये क्या होता है, पायरुवेट का प्रोसेस क्या है। सो डे स्टूडेंट्स अब आते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस हम लोगों ने पिछले पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द 2 पायरुवेट आता है। सबसे पहले सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, हमारे साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल के अंदर। इस ग्लूकोज को हम एनर्जी देते हैं। एक बार ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हो जाती है, द एटीपी आकर के कन्वर्ट हुआ किस चीज में, एडीपी में। द एटीपी कन्वर्ट इनटू द एडीपी। एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट दे दिया ग्लूकोज को। सो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, छठे कार्बन के साथ फॉस्फेट लगता है। ये किसका फॉस्फेट है, एटीपी का फॉस्फेट है। सो हमने ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन की, सो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहां पर मैं सिर्फ 2 एंजाइम का नाम लिखूंगा, एंजाइम सारे आते हैं, डिहाइड्रोजिनेज है, जो भी एंजाइम है, लेकिन इसकी तरफ मत जाओ, ये टाइम वेस्टेज है। इंडिकेट में आज तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स हमारे होते हैं कि वो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के खुश होते हैं, एक्स्ट्रा एंजाइम पढ़ के, एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन पेपर आता है हमारे बुक से, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बुक से। तो इस तरह एक्स्ट्रा चीजों में अपनी एनर्जी खर्च ना करें, अपने मेन प्रोसेस की तरफ चले। तो इसमें होता है कि अगर हम एटीपी को कन्वर्ट करें एडीपी में, तो यहां पर एक एंजाइम इस्तेमाल होता है। दिस एंजाइम इज नोन एज काइनेज। मैंने जनरल काइनेज का लफ्ज इस्तेमाल किया। काइनेज वो एंजाइम होता है जो फास्फेट को ट्रांसफर करता है एक ग्रुप से दूसरे को। अब काइनेज का काम ये कि वो फास्फेट ट्रांसफर करे। अब इसने किसको फास्फेट दे दिया, ग्लूकोज को, तो आप लिखो ग्लूकोकाइनेज, इसको ग्लूकोकाइनेज लिखो। सो ग्लूकोकाइनेज वो एंजाइम है जो फास्फेट ट्रांसफर करेगा, एटीपी से ग्लूकोज को देगा। सो इट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद ये जो ग्लूकोज है, वी नो दिस इज द एल्डोज फॉर्म। द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या हुआ, आइसोमराइजेशन हुआ। यहां पर क्या हुआ, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन हुआ। फर्क क्या है, ग्लूकोज एल्डोज है और फ्रक्टोज कीटोज है। सो द एल्डोज शुगर कन्वर्ट इनटू द कीटोज शुगर। ये क्या हुआ, यहां पर आइसोमर बना। इस वजह से इसको कहते हैं आइसोमराइजेशन। जो एंजाइम होगा, दिस एंजाइम इज नोन एज द आइसोमरेज। ये आइसोमरेज एंजाइम इस्तेमाल हुआ। सो हमारा पहला स्टेप, द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एटीपी ने अपना फॉस्फेट दे दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फिर एक एटीपी मिल जाती है, दिस कन्वर्ट इनटू द एडीपी। द एटीपी कन्वर्ट इनटू द एडीपी। अब एटीपी ने अपना एक और फॉस्फेट दे दिया, फ्रक्टोज के साथ पहले एक फॉस्फेट था, अब कितने आ गए, 2, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास यहां पर 6 कार्बन मौजूद है, 3 4 5 6 कार्बन में कार्बन 1 पर भी फॉस्फेट मौजूद है, कार्बन 6 पर भी फॉस्फेट मौजूद है। सो इट विल बी नोन एज द फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहां पर भी जो एंजाइम इस्तेमाल होगा, द सेम एंजाइम विल बी नोन एज द काइनेज। यहां पर भी इस एंजाइम का नाम होगा काइनेज। काइनेज आगे इसको फ्रक्टोकाइनेज भी कह सकते हैं, एक्सोकाइनेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 6 कार्बन शुगर था। और फ्रक्टोकाइनेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रक्टोज को फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है एटीपी से। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर हम देख ले, हमारी एनर्जी का खर्चा होगा। जब एनर्जी का, इस प्रोसेस को कहते हैं प्री प्रीपेराटोरी फेज। और इसी प्रोसेस को फेज भी कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं एंडरगोनिक। इसको कहते हैं एंडरगोनिक। ये एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। सो यहां पर हम लोगों ने 2 एटीपीज खर्च किए, हम लोगों ने रिएक्शंस को एनर्जी दे दिया, हमारी एनर्जी खर्च होगी, इट विल बी नोन एज द एंडरगोनिक प्रोसेस।
अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, एटीपी ने फास्फेट दे दिया तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, आइसोमर बना, फ्रक्टोज कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। अब होता है स्प्लिटिंग। ये 6 कार्बन शुगर 2 दाने 3 कार्बन शुगर में टूट जाता है। तो जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, ये टूट जाता है 2 दाने 3 कार्बन शुगर में। एक का नाम है 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और दूसरे का नाम है डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका मतलब ये एल्डोज शुगर है, ये कीटोनिक शुगर है, ये भी ट्राइवोज है, वो भी ट्राइवोज है। फर्स्ट मतलब सेकंड चैप्टर से आप जानते हो, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है क्योंकि ये दोनों ट्राइवोज है। सो द फ्रक्टोज कन्वर्ट इनटू द ट्राइवोजेस। ट्राइवोजेस में होगा, ये कीटोन फॉर्म है, सो दिस इज द कीटोज शुगर। एक कीटोज है और दूसरा क्या चीज है, एल्डोज। एक कीटोज और दूसरा एल्डोज में कन्वर्ट हुआ। सो द फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज ब्रोकन डाउन इनटू द 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज टूट गए, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। 6 कार्बन शुगर 2 दाने 3 कार्बन शुगर में टूट गए। इसके बाद ये होगा, अब हम इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस किस चीज से करेंगे, सॉरी ऑक्सीडाइज करेंगे। अब इस 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट को हम करेंगे ऑक्सीडाइज। यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, यहां पर जो एज अ को एंजाइम के तौर पर इस्तेमाल होगा, वो क्या चीज है, NAD, एक्ट एज अ कोएंजाइम। The NAD convert into the NADH. NADH पे कन्वर्ट हुआ। अब यहां पर भी the NAD convert into the NADH. The NAD convert into the NADH. अब इसके पास जो हाइड्रोजन आया है, अगर मैं इसको ग्रीन कलर से लिख लूं, NAD तो खुद था, इसको H आया डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन से। इसका मतलब है NAD रिड्यूस हुआ, डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हुआ। यहां पर भी NAD हम लोगों ने इस्तेमाल किया, किस में कन्वर्ट हुआ, NADH में। सो NAD रिड्यूस हुआ NADH में, और जो हाइड्रोजन था वो 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड से निकल करके NAD को मिला। ये 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हुआ और NAD को रिड्यूस कर दिया। जब हम लोगों ने इसे एक हाइड्रोजन ले लिया, बदले में साइटोसोल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो ऐड हो जाता है। साइटोसोल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो ऐड हो जाता है। अब रिएक्शन क्या हुआ, ये 3 कार्बन शुगर थे, कार्बन तो 3 थे, पहले उसके साथ एक एक फॉस्फेट था। अब हम लोगों ने एक एक और फॉस्फेट दे दिया। एक तो फॉस्फेट दे दिया, फॉस्फोराइलेशन किया, दूसरा यहां पर उसको ऑक्सीडाइज किया, हम लोगों ने कर दिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के दौरान क्या होता है, NAD रिड्यूस होकर के NADH बनता है, NAD रिड्यूस होकर के NADH बनेगा, 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसको दे देता है, NAD को, और NAD कन्वर्ट हुआ NADH में। मुझे यहां पर 2 NADH मिल गए, सो दीज आर द 2 NADH। ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद NAD तो NADH में NAD, और यहां पर जो 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों ऑक्सीडाइज हुआ, इसको हम लोगों ने एक एक फॉस्फेट दे दिया। जब एक एक फॉस्फेट और दिया, सो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हुआ, 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट में। उधर शुगर था, यहां पर क्या बना, एसिड। द शुगर कन्वर्ट इनटू द एसिड। शुगर एसिड में कन्वर्ट हुआ जब हमने उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। ये बात याद रखो, जब हम लोगों ने इसको ऑक्सीडाइज किया तो जो शुगर था डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, ये दोनों शुगर से दे कन्वर्ट इनटू द एसिड। उस एसिड का नाम क्या है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट। पहले भी बताया, जिस लफ्ज के साथ ये चीज आता है वो एसिड होता है। अब एक फॉस्फेट तो पहले था, एक फॉस्फेट तो पहले था, अब एक फॉस्फेट हमने और दे दिया, सो दिस कन्वर्ट इनटू 1,3-बाइफॉस्फो। 1,3-बाइफॉस्फो का मतलब है कार्बन 1 के साथ और कार्बन 3 के साथ फॉस्फेट मौजूद है, और ये भी कन्वर्ट हुआ 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट। 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट के बाद यहां पर हमारा जो ना फेज शुरू हो जाता है, हमारा फायदा शुरू हो जाता है। ADP आता है, द ADP कन्वर्ट इनटू द ATP। ATP में कन्वर्ट हुआ, यहां पर भी द ADP कन्वर्ट इनटू द ATP। ATP में कन्वर्ट हुआ, यहां पर भी ATP में कन्वर्ट हुआ। 2 ATPs हमारे पास बन गए। जब ATP बना, सो दिस इज 1 ATP,
दिस द सेकंड एटीपी, 2 एटीपी हमारे पास बन गए। यहां पर जो 1,3-5-फॉस्फोग्लाइसेट था उसने अपना फॉस्फेट दे दिया किसको, एडीपी को। किस कार्बन का, कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 1 का फॉस्फेट किसको दिया, एडीपी को। कार्बन नंबर 1 का फॉस्फेट किसको दिया, एडीपी को। सो द एडीपी कन्वर्ट इनटू द एटीपी। अब इसके पास सिर्फ एक फॉस्फेट है कार्बन नंबर 3 पर, तो उसका नाम क्या बना, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। यहां पर एक फॉस्फेट इसी निकल गया, एडीपी को मिला, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हुआ, सो ये कन्वर्ट हुआ 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज अब हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसेट में कन्वर्ट हुआ। स्पेस कम है तो हम उस तरफ जाते हैं। जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट हमारे बन चुके हैं, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ये 2 3-फॉस्फोग्लाइसेट, वहां पर मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। The 3-फॉस्फोग्लाइसेट कन्वर्ट इनटू द 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या फर्क है, यहां पर कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट था, यहां पर कार्बन नंबर 2 के साथ फॉस्फेट आया, तो आइसोमर बना। यहां पर फिर एक प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमराइजेशन। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब यह कि यहां पर कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट मौजूद था दोनों में, और इधर आया कार्बन नंबर 2 के साथ, सो ये कन्वर्ट हुआ, द 3-फॉस्फोग्लाइसेट कन्वर्ट इनटू द 2-फॉस्फो। सिर्फ ये चेंजेस हुआ। इन चेंजेस के बाद यहां से होता है डीहाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन लफ्ज का मतलब क्या है, डी मीन खत्म कर देना, हाइड्रेशन मीन वाटर। यहां से इसका मतलब है कि द 2-फॉस्फोग्लाइसरेट से 2-फॉस्फोग्लाइसरेट से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, सो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर निकल जाता है। सो द 2-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट इनटू द फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, द 2-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहां पर जो एंजाइम है वो एनोलेज है। मैंने फिर कहूंगा, एंजाइम की तरफ मत जाओ, यहां पर अपने आप को मत फंसाओ, न फार्मूले में अपने आप को फंसाओ। न फार्मूले आते हैं न उसके एंजाइम आते हैं। सो 2-फॉस्फोग्लाइसेट की जब डिहाइड्रेशन होगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, द 2-फॉस्फोग्लाइसेट कन्वर्ट इनटू द फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब इसके साथ वही कार्बन 3 यहां पर भी मौजूद है, देयर आर 3 कार्बन, यहां पर भी 3 कार्बन है, और इसके साथ फॉस्फेट भी मौजूद है, उसी कार्बन 2 पर फॉस्फेट भी मौजूद है, इसको कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एनर्जेटिक फॉस्फेट अभी भी इसके पास मौजूद है। एक और एडीपी आएगा, द एडीपी कन्वर्ट इनटू द एटीपी। इसका मतलब होगा कि ये फॉस्फेट एडीपी को मिलकर के एटीपी में कन्वर्ट हुआ। यहां पर भी एडीपी आएगा, दिस कन्वर्ट इनटू द एटीपी, ये फॉस्फेट इसको मिलेगा। सो जब हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट को निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है, पायरुवेट। सो आवर एंड प्रोडक्ट इज द पायरुवेट। यहां पर भी फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से हमने फॉस्फेट को निकाल दिया, सो क्या चीज बच गया, पायरुवेट। ये 2 पायरुवेट, अगेन ये चीज लिखा हुआ है, इसको पायरुविक एसिड भी कहते हैं। का फार्मूला क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, उसके साथ कार्बोनाइल है एंड बेटाइल ग्रुप है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, 1 2 3 C3 3 4 H4O3, the C3H4O3, this is the formula of the pyruvate। वापस आते इसको देखते हैं। ये स्टूडेंट हम लोगों ने क्या, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एटीपी ने एक फॉस्फेट दे दिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ अपनी आइसोमर में, फ्रक्टोज को फिर एक फॉस्फेट मिला, द एटीपी कन्वर्ट इनटू द एडीपी। फ्रक्टोज को जब हम एक और फॉस्फेट देते हैं तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट मिलता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडेशन से पहले, इसको हम कहते हैं एंडरगोनिक पाथवे। एंडरगोनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर हमारी एनर्जी खर्च होती है। जब फ्रक्टोज टूटता है, द 2-फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ये फ्रक्टोज 2-3 कार्बन शुगर में टूटा। 3 कार्बन शुगर में टूटने के बाद ये दोनों ट्राइओसिस शुगर है, एक एल्डोज है दूसरा कीटोज है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, ये दोनों शुगर ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन फेज। ऑक्सीडेशन फेज में कौन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, NAD। इसका मतलब है द NAD एक्ट एज अ कोएंजाइम। इस पे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए
कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कोएंजाइम क्या इस्तेमाल होता है। सो इट विल बी द एनएडी। एनएडी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डाईहाइड्रोक्सी कीटोन को ऑक्सीडाइज करके उससे हाइड्रोजन ले लेता है, एनएडीएच बनता है और उसके बदले में उसको फॉस्फेट मिल जाता है साइटोसोल से। इसी तरह 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड भी एनएडी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होकर के एनएडीएच बनता है और उसके साथ एक फॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है इट कन्वर्ट 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट 1,3-बाइफॉस्फो। अब इसके पास दो फॉस्फेट मौजूद है, उनमें से एक फॉस्फेट एडीपी को मिलकर के वो एटीपी बनता है, एडीपी को मिलकर के एटीपी बनता है और बच जाता है एक फॉस्फेट, सो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है। द 3-फॉस्फोग्लाइसरेट 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। पहले कार्बन 3 पर फॉस्फेट था, अब कार्बन नंबर 2 पर फॉस्फेट है। कार्बन नंबर 2 पर फॉस्फेट आने के बाद इससे होता है डिहाइड्रेशन, इसका वाटर लॉस होता है। डिहाइड्रेशन के बाद कंपाउंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। द फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ अभी भी एक एनर्जेटिक फॉस्फेट मौजूद है। ये फॉस्फेट यहां से मिलकर के एडीपी को निकल करके एडीपी को मिलता है। द एडीपी अगेन कन्वर्ट इनटू द एटीपी, एक एटीपी और बना। यहां पर भी फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट निकल करके एडीपी को मिलकर के एटीपी बन जाती है। सो द फाइनली द फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट। इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में अगर मैं देख लूं मुझे क्या क्या चीजें मिल गई, क्या क्या चीजें बन गई, जैसे पहले बोर्ड पे हमने जिक्र किया था, यहां पर मेरे टोटल जो बन गए 1 2 3 4 4 एटीपी मिले, 2 दाने एनएडीएच मिले, 2 दाने वाटर मॉलिक्यूल मिले और 2 दाने पायरुवेट बने। सो 2 पायरुवेट, 4 एटीपी, 2 वाटर, 2 एनएडीएच। 4 एटीपी में से 2 फिर खर्च हो गए वापस। जब 2 एटीपी को हम खर्च करेंगे तो हमें जो नेट बचते हैं 2 एनएडीएच, 2 वाटर, 2 एटीपी, 2 पायरुवेट, ये हमारा नेट गेन या नेट प्रोडक्ट है। पायरुवेट बना। अब इस पायरुवेट को हम फर्दर छोड़ देंगे, ऑक्सीजन है तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा। सो द फर्दर ब्रेकडाउन डिपेंड अपॉन द ऑक्सीजन। ये किस तरह, जैसे मैं बोर्ड पे कहा था, द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट। ऑक्सीजन है तब क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तब क्या होगा, ये तो हम बाद में देखते हैं। यहां पर प्रोडक्ट की बात करें, जब ये टोटल ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पिछले बोर्ड पे हमने देखा टोटल जो हमें यहां से एनएडीएच और एटीपी टोटल काउंट लगा करके हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 5.2%। टोटल ग्लाइकोलाइसिस हमें 5.2% एनर्जी मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, मुझे इसमें नेट क्या मिले, 2 पायरुवेट बन गए, 2 एटीपी बने, 2 एनएडीएच बने, 2 वाटर मॉलिक्यूल बने। ये हमारा टोटल नेट प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का। सो ग्लाइकोलाइसिस का मुख्तसर मतलब क्या था, द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द 2 पायरुवेट। ग्लूकोज 2 पायरुवेट में तोड़ गया। अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर नेक्स्ट क्या होगा कि पायरुवेट फर्दर कैसा टूटेगा। पायरुवेट के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन है तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, वो पायरुवेट के ऊपर कि पायरुवेट आगे किस चीज पर डिपेंड करेगा, कैसे टूटेगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब